चुका है 2023। इसमें मेहनत से पढ़ाई करें, अपने लिए ईमानदार रहें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए किसी भी काम में लगे हो तो उसमें सफल हो अपने आप को, ठीक है? कुछ अच्छा करके दिखाइए, यादगार रहे, है भाई कि कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करो कि बाद में सोचो तो आपको याद रहे कि 2023 में यार ये नया काम किया था। हाँ, तो मेरे को काफी सारी मेमोरीज हैं ऐसी हर साल की। चलिए दोस्तों, तो हम लोग ज्योमेट्री सर्कल पढ़े। एक बात और कि हमने यूट्यूब पे नया चैनल स्टार्ट किया है, मैथ्स वंडरिंग सेकंड। आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स वंडरिंग सेकंड। उसमें ज्योमेट्री के इस पूरे मैथमेटिक्स के जितने कंसेप्ट्स होते हैं उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप स्टूडेंट को पहुंचा रहा हूं। यूट्यूब पे चैनल जो है पब्लिक चैनल है यूट्यूब पे मैथ्स वंडरिंग सेकंड। 30 मिनट की वीडियोस में आपको पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज करा रहा हूं। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स वंडरिंग सेकंड नाम से न्यू यॉर्क में मैंने बनाया है वो चैनल, ठीक है? केवल उस पे शॉर्ट वीडियोस के मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है दोस्त? शुरू करें आज की कहानी। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों? स्टूडेंट साउंड आ रही है? साउंड आ रही है सभी लोगों को। लास्ट क्लास में आपको सर्कम सर्कल समझाया कि सर्कम सर्कल क्या होता है? ये ऑटो सेंटर में सर्कम सेंटर पढ़ रहे हैं। सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। लास्ट क्लास में आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दी, तीनों साइड उसकी सर्कम रेडियस निकालने का मैंने आपको फंडा बताया था। कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। आप बोलोगे हां जी सर, ये आपने लास्ट क्लास में समझाया था। कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो इस चीज का इस्तेमाल करके उस ट्रायंगल की जो है सर्कम रेडियस की लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन दो स्पेशल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अलग से ध्यान देते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अलग से फोकस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों स्पेशल ट्रायंगल पे अलग से फोकस करके सवाल पूछता है, ठीक है भाई जी? राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है, उसका सर्कम सेंटर कहां होता है वो आपको समझना है, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, आपकी बात को समझे। नाउ लिसन करेंगे मेरे प्यारे, केयरफुली सभी लोग, केयरफुली लिसन करेंगे दोस्तों। बहुत ही प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आपको बात पता है मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोगों को पता है कि ये मेरे दोस्तों आपके पास सर्कल है। अब ये हो गया सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। ये सेमी सर्कल हो गया मेरे दोस्तों, सर्कल का आधा हिस्सा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एबी। ये अर्धवृत्त है मेरे दोस्तों, सेमी सर्कल ऊपर अर्धवृत्त नीचे अर्धवृत्त। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में आप कहीं भी कोई एंगल बना लो बच्चों, कहीं भी वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे आपसे पूछूं ये एंगल एसीबी कितने डिग्री का, आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री का। क्यों होता है ऐसा? इस सेमी सर्कल में डायमीटर डिग्री का कहीं कोई एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? आप कहोगे सर सर्कल का चाप देखो, सेंटर पे बना कौन सर्कमफेरेंस पे बना कौन पे बना, ये आर्क देखो। इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल, आप बोलोगे सर 180 डिग्री का एंगल है। सेंटर पे अगर 180 डिग्री है तो सर्कमफेरेंस पे आधा होगा, आप बोलोगे हां जी सर 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री। क्लियर? तो यानी कि अगर सेंटर पे 180 डिग्री है तो सर्कमफेरेंस पे आधा होगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कुछ बच्चे कहेंगे हैं बार-बार सर ये थोड़ा ना बढ़िया से बताओ, तुमको बढ़िया से बता देता हूं, चिंता ना करें। आप सेमी सर्कल अर्धवृत्त में कहीं भी कोई एंगल बनाओ तो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्त? मेरे प्यारे सेमी सर्कल का सेंटर है, तो अगर आप सी से ओ को मिलाएंगे मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा। आप ये सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, ये सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझिए। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर है तो इसका मतलब दो एंगल बराबर होंगे। ट्रायंगल एओसी को देखो, दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, सॉरी ये वाला एंगल थीटा होगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं ट्रायंगल बीओसी को, ध्यान से देखो ट्रायंगल बीओसी को, दो साइड बराबर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी तो रेडियस ही होती है ना, तो जा आप बोलोगे जी। तो पूरे ट्रायंगल के तीन एंगल का सम होना चाहिए, पूरे ट्रायंगल के तीन एंगल का सम ऐड करो, तीन एंगल को थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। दो से काट लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब कैलकुलेट थीटा प्लस अल्फा कितना है 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, हमको मजा आ गया। ये एंगल 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? ये स्पेशल कारण है, इस सेमी सर्कल में बना एंगल, अर्धवृत्त बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। इसको अपनी मन आत्मा में बिठा लो। जब सर्कल कहूंगा दोबारा से नहीं बताऊंगा और किसी ने पूछा कि क्यों होता है उसको ऐसा भगा भगा के मारूंगा, ऐसा भगा भगा के मारूंगा, निकल जाए, समझे कि नहीं? तो सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है? मतलब ये जो ट्रायंगल एसीबी है कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल एसीबी कितना होगा तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब यहां से आप दो कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, यानी कि हर राइट एंगल ट्रायंगल मेरे प्यारे सेमी सर्कल के अंदर होगा। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब हर ट्रायंगल एक सर्कल तो होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे दोस्तों सेमी सर्कल अर्धवृत्त के अंदर होगा। मतलब ये पूरा सर्कल है तो सर्कल के आधे हिस्से में सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इस बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कांसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है बच्चों? दोस्तों सुनो, मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाता हूं। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है? तो आप जानते हैं दुनिया में भगवान ने हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो मेरे दोस्तों। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक सेमी सर्कल एक अर्धवृत्त के अंदर बनेगा। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का इस सर्कम सर्कल बनाऊं तो इस प्रकार से होगा। तो मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल का मैं नाम भी दे देता हूं ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या होगा दोस्तों? आप बोलोगे जी बिल्कुल ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का मेरे प्यारे भाई सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का आधा है यानी कि सेमी सर्कल, ये येलो है, ये अर्धवृत्त है मेरे दोस्तों, पूरे सर्कल का आधा है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ही एक सर्कल सेमी सर्कल के अंदर डिस्क्राइब होता है, ये सेमी सर्कल होगा मेरे दोस्तों। ना अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की साइड है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस यानी कि एच। ये क्या है? हाइपोटेनस, एच मतलब हाइपोटेनस। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पहले मैं इसी को बोल देता हूं, इसी को आपका एच है, हम इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। कारण तो पेशेंस बनाए रखो, प्लीज चुपचाप सुनते रहो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सारी बात खत्म हो जाए तब पूछना, ठीक है दोस्त? नाउ सर्कम सर्कल के सेंटर को ही सर्कम सेंटर कहते हैं। मैं आपसे पूछूं इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होगा? इस समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होगा? जवाब दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है अर्धवृत्त के अंदर, यानी कि जो एसी है, ये जो एसी है इस सर्कल का डायमीटर है, एसी जो है वो सर्कल का डायमीटर व्यास, तो सेंटर का होगा सर्कल का डायमीटर का मिड पॉइंट, डायमीटर का मिड पॉइंट, यानी कि ये होगा मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट ओ। आप बोलोगे हां जी सर सबको समझ में आ गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। कांसेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है जो परिकेंद्र होता है वो हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होता है, सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट होता है। ये जो एसी है राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, सेमी सर्कल में राइट एंगल बनता है। यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई OA की है वही लंबाई OC की है और वही लंबाई मेरे दोस्तों आपकी OB की है। जो लंबाई सर्कम सेंटर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, जो लंबाई OA की है वही लंबाई OB की है, वही लंबाई OC की भी है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बच्चों ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है, यानी कि मेरे दोस्तों OA बराबर OB बराबर OC। इस सेंटर तो तीनों वर्टेक्स से सेंटर की सर्कमफेरेंस डिस्टेंस बराबर होती है, OA होगा वही OB होगा वही OC होगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है उसके हाइपोटेनस का उसके कर्ण का आधा होती है। आप बोलोगे जी सर कैपिटल R बराबर h/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम सेंटर रेडियस होती है उसके हाइपोटेनस का आधा होती है। तो मैंने आपको दो बातें समझाई। पहली बात मैंने आपको समझाई कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर एट वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होगी उसकी हाइपोटेनस एसी का आधा होगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, ठीक है दोस्त? नाउ अब मैं आपकी बात को एलाबोरेट करना चाहूंगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस इक्वल टू नेक्स्ट। देखिए बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपसे बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, लंबे के समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का ओ क्या है? सर्कम सेंटर है मेरे दोस्तों, परिकेंद्र है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और उसके ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों कैपिटल R, यानी कि सर्कम रेडियस जो है राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी भी होती है, यानी कि सर्कम रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, आप बोलोगे जी सर हमें इसमें कैसे परेशानी नहीं है। मतलब अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए एक समकोण त्रिभुज बुझाइए, बताओ उसके ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है, आप तुरंत कह देंगे सर उसकी हाइपोटेनस का आधा है। ठीक क्लियर है? नेक्स्ट कांसेप्ट आप समझिएगा मेरे दोस्तों, आपको माध्यम पता है मीडियन, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी इसका लंब केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी सुनते क्यों नहीं बोलता हूं,
क्या सुनते नहीं हो? आपको पता है मेरे दोस्तों माध्यिका क्या होता है? मीडियम। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो तो ये वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। बहुत ही लॉजिकली समझना मेरे दोस्तों, बहुत ही लॉजिकली। ये ओ क्या है? सर्कमसेंटर के हाइपोटेनस का मिडपॉइंट। हाइपोटेनस के मध्य बिंदु को, कर्ण के मध्य बिंदु को अपोजिट चीज से मिलाया गया। तो ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों बीओ, ये वाली जो लाइन है बच्चों बीओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि जो लाइन बीओ है मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ये हाइपोटेनस की मीडियन है, कर्ण की माध्यिका। हाइपोटेनस का मिडपॉइंट है, मिडपॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया। तो जो लाइन है बीओ, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। भैया सुभाष थोड़ी देर पढ़ लो, प्लीज चुप होके पढ़ने पे ध्यान दिया करो, सारा कमेंट भर दिया उसी से, नहीं रासिक। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताओ राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस की माध्यिका की लंबाई क्या होती है, तो उसकी हाइपोटेनस का आधा होती है। बाद में करेंगे विनाश। भैया प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो, कमेंट बाजी ना करें प्लीज। तो बीओ क्या है? हाइपोटेनस की मीडियन। नेक्स्ट कांसेप्ट, बहुत सारे कांसेप्ट है, 10 मिनट तुमको याद रहेगा नहीं, साल भर कैसे याद रख पाओगे इसको? बहुत सारी चीजें हैं। वो भी सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी को सर्कम रेडियस कहते हैं। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। एक बार पिछला लेक्चर पढ़ दिया, बंद कर दो। उसके बाद नेक्स्ट भैया ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक ट्रायंगल में जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं। तो दो तो इसमें 90 डिग्री बनाने वाली साइड इनको लेग्स कहते हैं। अगर तीन भुजाएं तो तीन ही माध्यिका होगी। ये इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका, लेग्स की माध्यिका है, लेग्स की मीडियम। और एक होती है हाइपोटेनस की माध्यिका, हाइपोटेनस की माध्यिका। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन माध्यिका होती है। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी लंबाई होती है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड है, तो तीन ही माध्यिका होंगी, दो तो लेग्स की होंगी और एक होगी हाइपोटेनस की। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी मीडियन होगी, यही होगी हाइपोटेनस वाली। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी है, ये शॉर्टेस्ट मीडियन है। समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। और क्या है मेरे दोस्तों? ये हाइपोटेनस की लंबाई का आधा है h/2। आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये है प्रॉपर कांसेप्ट, अपनी कॉपी में लिख लो इसको। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई? वो एक भी वाला कहना समझ में आ गया? मैं खुश हूं। एक भी वाला आप इस क्लास से पानी पीते हो, वो भी हाइपोटेनस कैसे हुआ? सब प्लीज बता दो, क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा लेट हो गया, दो एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? हिंदी क्या है? एक भी बालक, मैं इतनी मेहनत से पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं इसमें, और में से एक भी बालक जो है ढंग से पढ़ने को तैयार हो। हैं? अबे अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम साथ-साथ ही बकवासबाजी क्यों करते हो? बस कभी-कभी पता भी आना चाहिए। ठीक है दोस्त, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। सेमी सर्कल बनाएंगे हमेशा राइट एंगल होता है ना, समकोण होता है मेरे दोस्तों। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल सेमी सर्कल बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा मेरे दोस्तों। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का एसी क्या हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर हो जाएगा व्यास। अगर एसी डायमीटर है, तो डायमीटर का मध्य बिंदु क्या होगा? सेंटर, सर्कम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्लियर है? सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। सेंटर से परिधि तक की दूरी पर रेडियस होती है, तो ओए भी सर्कम रेडियस है, ओसी भी सर्कम रेडियस है, ओबी सर्कम रेडियस है, ओए ओबी ओसी बराबर होगा कैपिटल आर। और क्या ये हाइपोटेनस का आधा, एसी हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मध्य बिंदु। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है लंबे बिंदु। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है? ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है ओबी। यानी राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है, उसकी सर्कम रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा। आप देखो तो हाइपोटेनस का मध्य बिंदु, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन भी है हाइपोटेनस की माध्यिका भी है, हाइपोटेनस की माध्यिका भी है। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में जो ओबी सबसे छोटी है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी माध्यिका कहेंगे, जो कि हाइपोटेनस का आधा होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। मजा आ गया? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, हालांकि अगली जो शीट होगी उसमें सेंट्रोइड डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सेंट्रोइड यानी कि केंद्र, केंद्र को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अगली शीट में, लेकिन अभी सेंट्रोइड का इस्तेमाल है तो आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रोइड क्या होता है? जैसे दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। तो सेंट्रोइड होता है मेरे दोस्तों जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। ये ट्रायंगल की साइड बीसी की माध्यिका है एडी, ये माध्यिका है बीसी की। ये ट्रायंगल की साइड एसी की माध्यिका है मेरे दोस्तों आपकी अभी, और ये साइड एबी की माध्यिका है मेरे दोस्तों सीएफ। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन एक दूसरे को जहां पे काटती है वो पॉइंट जी जो होता है, उसी पॉइंट जी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। आप बोलोगे सर, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड में खास बात है कि जैसे माध्यिका एडी जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट का जो रेशियो है एडी से जीडी का, वो हमेशा 3:1 होगा, 3 रेशियो 1। ये माध्यिका है सीएफ, तो माध्यिका सीएफ के दो टुकड़े पड़ेगा, सीजी और जीएफ। सीजी से जीएफ का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों, सॉरी 2 रेशियो 1 होगा, 2 रेशियो सॉरी सॉरी ये 2 रेशियो 1 आएगा, 2 रेशियो 1 है ना। अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो बीजी से जीडी का जो रेशियो होगा मेरे कितना होगा? बीजी से जीडी का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों, है ना, अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। 2:1। सेंट्रोइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। एडी से जीडी का रेशियो 2:1 होगा, सी अपर पार्ट मतलब वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की दूरी, सी से जीडी का रेशियो 2:1 और बीडी से जीडी का रेशियो 2:1 होगा। हां, इसकी हिंदी केंद्र है विनाश। अच्छा क्या होगा मैं वो भी समझा देता हूं, इसको मास कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। माध्यिका का मतलब एडी माध्यिका, माध्यिका मतलब बीडी और डीसी बराबर है। बीडी और डीसी का रेशियो कितना? 1:1। ए से ईसी का रेशियो कितना? 1:1। ए एफ से एफ बी का रेशियो कितना? 1:1। आप बोलोगे जी सर 1:1 है ना। तो आपको यहां पे रिलेशन दिया, कहीं से शुरुआत कर लो मेरे दोस्तों। अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है बीसी, लेंथ का रेशियो 1:1 है तो मास का रेशियो उल्टा होना चाहिए। एक यहां एक किलो का पार्ट, यहां एक किलो का पार्ट, यहां कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 2 किलो का पार्ट आ जाएगा। अगर ये लाइन बैलेंस है, एक रेशियो 1 1 किलो केजी का पार्ट, यहां 1 केजी रखें, यहां 1 केजी, यहां 1 केजी, यहां कितना 2 केजी आएगा, यहां 1 केजी, यहां 1 केजी, यहां कितना वेट आएगा? 2 केजी आएगा। आप बोलोगे जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, कांसेप्ट आपका आ गया। ये लाइन अगर बैलेंस वाली लाइन 1 किलो का पार्ट, यहां 2 किलो का, लेंथ का रेशियो उल्टा होगा, 2:1 आप बोलोगे जी सर। आगे एडी से जीडी का रेशियो 2:1। ये लाइन अगर बैलेंस वाली लाइन 1 किलो का पार्ट, यहां 2 किलो का, लेंथ का रेशियो उल्टा होगा 2:1। निकालिए सभी लोगों ने, यानी कि सेंट्रोइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगली जो शीट होगी केवल सेंट्रोइड की होगी, उसमें और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप पढ़ सकते हैं, अभी के लिए मैं आपको पूरी बात बता दी, थोड़ी ना। चलो मेरे दोस्तों, इससे आगे का कांसेप्ट समझिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चों क्या है? आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल की माध्यिका है, हाइपोटेनस की माध्यिका, माध्यिका बच्चों आप बोलोगे आंसर। अगर माध्यिका है स्टूडेंट, तो सेंट्रोइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस की माध्यिका, माध्यिका है, तो सेंट्रोइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सेंट्रोइड यहीं पर होगा। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्तों? सर्कम रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा आप दूरी का सर्कम रेडियस कैपिटल आर। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सेंट्रोइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। सेंट्रोइड लोग हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, बीजी से जीओ का रेशियो कितना होगा? आपका जवाब होगा सर 2:1। बीजी से जीओ का रेशियो कितना होगा? 2:1। यस और नो? क्लियर है? अब मेरे दोस्तों जी क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड तो हमेशा माध्यिका पे आएगा ना, उसको 2:1 के रेशियो बांटेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों ऑर्थो सेंटर है। राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जवाब दो। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये वाली दूरी, ये दूरी ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जवाब दो। बताओ बच्चों। है हिम्मत? है हिम्मत ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच की दूरी निकालने में, जो कि है बीजी। कितनी होगी? नहीं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का रेशियो तो नहीं हो सकता है सर। नहीं भैया यार, यार ये कोई गलत थोड़ा है। हद आदमी हो भाई साहब, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये गणित है। जो बोल दिया वो बोल दिया, नियम है इसमें। ऐसे बेकार आदमी हो यार आप लोग। ये पूरी लेंथ क्या है? कैपिटल आर। ये पूरी लेंथ क्या है? कैपिटल आर। 2:1 का रेशियो। मुझे कितनी लेंथ चाहिए? 2 लेंथ चाहिए। टोटल कितना? 2 3। टोटल कितना? 3 में से मुझे कितना हिस्सा चाहिए? 2 पार्ट। 3 में से कितना चाहिए? 2 पार्ट, यानी कि 2/3 आर। बच्चों कितना है? 2/3 आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। 2/3 आर हो गया। अब मेरे दोस्तों सर्कम रेडियस क्या है? अभी मैंने आपको समझाया कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है, हां कैपिटल आर। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर मेरे दोस्तों वो क्या होती है? हाइपोटेनस का आधा। कैपिटल आर की जगह मैं h/2 रखूंगा, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। कैपिटल आर की जगह h/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा मेरे दोस्तों? h/3 हाइपोटेनस 3। पेपर में कम से कम 50 बार प्री के पेपर में सवाल आ चुका है और 3-4 बार मींस के पेपर में आ चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं दे देगा और आपसे उसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी पूछे। राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या है? तो आपका जवाब होगा सीधा सीधा h/3। h/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों कैसे आउट हो जाएगा? h/3
यस राशिक। यहाँ तक तो सभी बात समझ में ना एक सवाल एक कंसेप्ट यहाँ से और बनता है जिससे अभी तक तो पेपर में सवाल नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं बच्चों कि भाई ये लेंथ क्या है, सेंट्रॉइड राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है। ये सारी कहानी केवल राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर ये कितनी है? जवाब दो। इस कंपाउंड टेबल में मेरे प्यारे बच्चे उसके सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है जो कि यहाँ पर जीओ जीओ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप बताओगे सर ये पूरी सर्कम ये पूरी लेंथ 3 यूनिट कितना पार्ट चाहिए? 1 तो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस का 1/3 पूरा 3 में से 1 पार्ट यानी कि कैपिटल R बाय 3 और कैपिटल R का होता है हाइपोटेनस का h/2 h/2 को भी 3 से भाग करेंगे तो h/6 यानी कि ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई कि सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी होती है मेरे प्यारे वो कितनी है आपकी h/6। सभी बच्चे समझ पाए? क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक इससे डिटेल कोई कंसेप्ट हो सकता है। हर एक बात को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। अतुल कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ अतुल मेरा एक जानकार है बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मैं उसकी दुकान पे समझ आता हूँ अच्छे समझ में आता है। वो आज ही कह रहा था यार प्याज छीलने वाले लगा चाहिए मिलने लगा बहुत दिनों से, ये आदमी जो प्याज तेजी से नहीं छीलता। आप कहो तो मैं उससे बात करूंगा आपकी नौकरी की क्योंकि एसएससी में सरकारी नौकरी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आता है विशाल, जिस बच्चे को कंसेप्ट पता वो कर लेगा, जिसको नहीं पता है उसको कर ही नहीं सकता। ठीक है? हर बात को मैंने आपको समझा दिया बड़ी डिटेल में बड़ी सरलता के साथ। ठीक है ना? कौन सी चीज़? अब मेरी आपसे बस ये उम्मीद है कि इसको भूलना मत। ठीक है ना? काफी आगे तक इससे सवाल आएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। अब ये तो हो गया मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। अब आएगा मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जी दोस्तों पहले भाई मैंने आपके सामने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सामने। ये ट्रायंगल है ABC और एक समबाहु त्रिभुज है, ये साइड भी स्मॉल a है, ये साइड भी स्मॉल a है बच्चों और ये वाली साइड भी स्मॉल a, तीनों साइड बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर मस्त तीनों हो जाएंगे एकदम गोली गोली गोली। नाउ लिसन करिए बच्चों केयरफुली। भाई मैंने आपको ये बात तो समझा दी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो थोड़ी सा याद हो, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो उसकी रेडियस होती है a/2 मैंने आपको ये बात तो समझा दी। अब बात करेंगे सर्कम रेडियस के बारे में। सर्कम रेडियस क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। सर्कम रेडियस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के लिए एक ही फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा, किसी भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। अब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं और बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया √3/4a²। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसका एरिया है √3/4a²। इससे कट जाएगा 4 से 4 कट जाएगा a/√3। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है कुछ और नहीं है a/√3 है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी सर्कम रेडियस कितनी होगी? a/√3। कैसे? मैंने आपके सामने समझा दिया। चलो थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर मैं वर्टेक्स a से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वर्टेक्स a से ये परपेंडिकुलर डालूं साइड BC पर। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहाँ पे दोनों ये 90 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हर एक 60 डिग्री का होता है ना भाई। भाई ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, होगा ये 90 90 कितना हो जाएगा 30 डिग्री के अंदर बचेंगे। यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भैया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a तो आधा हो जाएगा a/2 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की AD का इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, हाइट हाइट मेरे दोस्त बात सुनिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आपसे पूछूं कि हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a तो उसकी हाइट क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर ये 30 60 90 ट्रायंगल है। 30 डिग्री के सामने a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 बना होता है। 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने √3x होता है। 30 डिग्री के सामने a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 बना होगा √3 a/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी हाइट √3/2 होगी। ये जो लाइन AD है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन AD है ध्यान से सुनना, ये जो लाइन AD है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मध्यिका भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर भी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, साइड BC का लंब समझा जाती है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेस ट्रायंगल है, इसमें सारे काम एक ही लाइन करती है। साइड BC आप एल्टीट्यूड डालोगे तो वही लाइन एंगल बाइसेक्टर बनेगी, वही मीडियन बनेगी, वही सब कुछ बनेगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि सारे काम अगर सेम ही लाइन करती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर होते हैं, चारों सेंटर कौन कौन से? इन सेंटर, अंत केंद्र, सेंट्रॉइड, ठीक है मेरे दोस्तों, केंद्र और सर्कम सेंटर मेरे दोस्तों, सर्कम सेंटर परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर H। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर बच्चों एक ही जगह होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, इसमें सारे काम एक ही लाइन करती है। ध्यान से देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या है बच्चों? जवाब दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या है बताओ? सर्कम रेडियस है a/√3 जबकि इन रेडियस है a/2√3। a/√3 से a/√3 कट जाएगा 2 पर पहुंचेगा 2/1। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो 2:1 होता है, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के एरिया के रेशियो की बात करूं, एरिया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिवृत्त और उसके अंतःवृत्त के एरिया के रेशियो की बात करूं तो सर्कल का एरिया होता है πr², लेकिन रेडियस का स्क्वायर करेंगे एरिया का रेशियो आ जाएगा 2/1 का स्क्वायर 4/1। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो 4/1 होता है। H होता है ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। क्लियर? मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया बात मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 100 बार परीक्षा में पूछा जाता है, 100 बार कम से कम। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, G सेंट्रॉइड, O सर्कम सेंटर, H ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं। नाउ अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से बहुत ही मजा आएगा आपको। ये जो बातें मैंने बोली इनको विजुअलाइज भी करवाऊंगा फिगर के माध्यम से। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो इन सेंटर की साइड से जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे वो क्या होती है? वो होती है इन रेडियस स्मॉल, इन रेडियस आप बोलोगे स्मॉल, आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया सर मजा आ गया स्मॉल। क्लियर? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है, शीर्ष की दूरी होती है, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है सर्कम रेडियस कैपिटल R। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सर्कम रेडियस कैपिटल R। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है, इन सेंटर की साइड से डिस्टेंस होती है इन रेडियस। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सेंटर से वर्टेक्स शीर्ष तक की दूरी होती है सर्कम रेडियस। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड हमेशा मध्यिका को 2:1 में बांटेगा, मध्यिका भी इक्विलेटरल ट्रायंगल 2:1 में बांटेगा यानी कि रेशियो 2:1 होता है। लिखा मैंने बच्चे लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? H। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट एरिया वो H है, ये रेशियो 2:1 है। रेशियो कितना है? 2:1। आप बोलोगे जी सर अगर हाइट को 2:1 के रेशियो ब्रेक किया जाए, हाइट को 2:1 में ब्रेक करोगे पूरी हाइट कितनी है? H 2 1 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से मुझे कितना पार्ट लेना है? 1 पार्ट यानी कि H/3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो रेडियस होती है वो डायरेक्ट H/3 होती है, जबकि सर्कम रेडियस कितनी होगी? पूरी हाइट H है, H को 2:1 में ब्रेक करेंगे 2/3 आएगा मेरे दोस्तों। तो सर्कम रेडियस होती है 2/3 H। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है मेरे प्यारे भाई, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको साइड नहीं दी जाती, हाइट दी जाती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो 2H/3 2H/3 और समबाहु त्रिभुज की जो इन रेडियस बच्चों कितनी होगी? H/3। क्लियर है? मुझे लगता है आप सभी लोगों को इस बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। करंट कितना पड़ता है?
नीरज चावला का डाउट है स्मॉल कैपिटल आर का डिफरेंस है, स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, स्मॉल आर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस, अंदर वाले सर्कल की रेडियस। कैसे आदमी हो भाई यार, डाउट भी कैसा आता है यार तुमको, क्या करोगे तुम जीवन में, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस हद होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस स्मॉल आर बराबर a/√3। अगर आपको कांसेप्ट नहीं समझ पाते हो आप रट लो इनको, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस सीक्वेंस में कहीं भी, भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी तो फॉर्मूला याद कर लो केवल, रेडियस बराबर a/√3, सर्कम रेडियस कैपिटल आर बराबर a/√3। ठीक है भाई, अगर आप यहां से कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा, 2:1 दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि उसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं ना, इन सेंटर सेंटर और सेंटर सर्कम। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट यार लिखा तो है, क्यों नहीं समझते यार, बोर्ड पे पूरा तो देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है भाई, यहां से यहां तक ये एडी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है यार, हद होती है भाई, इतने बेकार आदमी हो तुम। इन सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, इन सेंटर की साइड बीसी से जो डिस्टेंस है वो इन रेडियस है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर की जो वर्टेक्स से डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, इस सर्कम रेडियस है कैपिटल आर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है, सेंटर हमेशा 2:1 के रेशियो बांटते हैं, रेशियो 2:1 क्या बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। अब 2:1 के रेशियो बांटेंगे, हाइट को 2:1 के रेशियो ब्रेक करो, टोटल कितना होगा 2 और 1 3, हाइट को 2:1 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो, टोटल कितना 3 पार्ट, 3 में से कितना लेना है 1, तो हाइट गुणा 1/3 आ गया, या कितना लेना 2 पार्ट, टोटल है 2 1 3, 3 में से कितना लेंगे आप 2, सर्कम रेडियस है 2/3। ऐसे कैसे बात करने लगते यार, समझ में आया तो बड़ी अच्छी और आसान सी बात है। पेपर में जैसे पेपर में आपसे सवाल आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट 2022 के पेपर का सवाल करा रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, मीडियन की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, बताओ उसकी सर्कम रेडियस क्या है, ये सवाल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, बताओ उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या है। रवि का डाउट कैपिटल आर का दो फॉर्मूला बता दिए, कौन सा यूज होगा रवि तुम्हारी ऐसी, आज जान छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे अच्छा आदमी राइट एंगल ट्रायंगल की पूछेगा तो ये लगाएगा, अरे भैंस आदमी इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूछेगा तो ये लगाएगा यार, हद होती है, कौन सी चीज की रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, समझा तो करो। और तुमको जंगल से किस सलाह के छोड़ दिया, जाओ जाकर बंदरों के साथ खेलो, खेलो बिच्छू के बिलों में जाके। समझ नहीं आती लोगों को, दुष्ट कहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो माध्यिका 24 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की माध्यिका 24 है तो हाइट भी 24 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस सेम होती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है, वो अच्छा कौन थी 2 गुणा 24/3 यानी कि 16 सेंटीमीटर। एक सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट आपके सामने है, लास्ट कंसेप्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। हिंदी में बोलता हूं, पता नहीं तुम्हारा ध्यान क्या होता है, मैं जो भी बात बोलूं हर बात को हिंदी में बोलता हूं, आपको क्या पता नहीं, घर से पढ़ जाया करो हमेशा, जब 2 दिन की छुट्टी होती है ना मंडे को हमेशा दिक्कत होती है, 2 दिन में सब भूल जाते हैं, 2 दिन से याद नहीं रहता, हमेशा कितनी बार बोलता हूं, हाथ जोड़ के विनती करनी, जब भी अगली क्लास में आओ, खासकर जब बीच में छुट्टियां हो जाए करें तो पिछला पढ़ के आया करो, लेकिन आप तैयारी नहीं पढ़ने के लिए। जी नेक्स्ट, सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कौन लिखवाया था कि इन सेंटर तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल करेक्ट, तो उसी बात को समझते हैं कि ऐसा कब होगा, क्यों हुआ। तो आपके सामने तीन ही वैरायटी के ट्रायंगल होते हैं दुनिया में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, नून कौन त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पेपर में सवाल आता है थॉर्टिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपके सामने एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसका सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर होता है जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे काटते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे काटते हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है मेरे दोस्तों सर्कम सेंटर। यानी कि आप चित्र से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेपर में सवाल ये नहीं आएगा, पेपर में सवाल घुमा के आएगा, जैसे ये त्रिभुज के तीन एंगल 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री है, बताओ ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर होगा, बाहर होगा या अंदर होगा, क्या होगा ही नहीं, चार ऑप्शन ऐसे दे देगा। समझना है, ये त्रिभुज के तीन कोण 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, बताओ ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होगा, चार ऑप्शन ऊपर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा या एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको 50 60 70 है, अगर त्रिभुज के तीन एंगल 50 60 70 तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नॉन कॉन्टिन्यूज है, और नॉन कॉन्टिन्यूज का सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, बात समझ, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, सेकंड नंबर है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल का आपके सामने सबकॉन्टिन्यूज बनाया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए एबीसी, और डिटेल में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो है भी सर्कम सेंटर, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, क्लियर, मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। अब जैसे पेपर में सवाल ये आएगा मेरे दोस्तों, पेपर में सवाल ये आएगा, नहीं लिख पाए थे, लिख लो, पढ़ के पढ़ा करो, घर से मेहनत करो। भाई एक त्रिभुज का सर्कम सेंटर, एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल की एक भुजा पर है, बताओ ट्रायंगल कैसा है। आप देख सकते हैं किसी त्रिभुज का सर्कम सेंटर ट्रायंगल की किसी साइड पर है तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 और नंबर 3 ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज का ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर कहां होगा, अधिकोण त्रिभुज का ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होगा। तो दोस्तों ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं इस प्रकार से, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, तो आपके सामने ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें एक एंगल अधिकोण होता है यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा मेरे प्यारे भाई वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा। इसका सर्कम सर्कल आप खींचोगे, इसका सर्कम सर्कल कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका चित्र बन नहीं पा रहा यार, इस तरीके से समझ लो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कुछ तरीके से समझ लीजिए, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है कहां होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। कैसे भी सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम यार इतनी जल्दी भी नहीं लिख पाते हो, कैसे आदमी यार, तुमसे जल्दी तो बाहर लिख लेते हैं, आप जल्दी से लिख लिया। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या कहां होगा, तो सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे काटते हैं, तो साइड एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोस्तों, साइड एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोस्तों, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और मेरे पास साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तुमने एक दूसरे को यहां काटे ट्रायंगल के बाहर। तो मेरे दोस्तों ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होगा, अधिकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा, हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम हमको कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास एक अधिकोण त्रिभुज है तो उसका जो परिकेंद्र होगा वो हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर होगा। एक बार सीएसएल के पेपर में सवाल ये भी आया था दोस्तों कि ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल के सर्कम सेंटर की पोजीशन कहां होगी मेरे दोस्तों, तो सर्कम सेंटर होगा तो ट्रायंगल के बाहर, लेकिन हाइपोटेनस सॉरी लार्जेस्ट साइड की तरफ होगा, ये लार्जेस्ट एंगल की तरफ नहीं, लार्जेस्ट साइड की तरफ होगा। जैसे ये आपके पास ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा की तरफ यहां कहीं सर्कम सेंटर होगा। बात समझ में, ये भी सवाल पूछा गया था, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल के बाहर होगा, लेकिन सबसे बड़ी भुजा है ना उसकी तरफ होगा।
क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ गए। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मेरे दोस्तों, सभी बातों को बात समझ में आई होगी। चलो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी। सवाल नंबर 1 जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है बनाओ। इन स्केलेन ट्रायंगल फिल्ड एक विषम हुआ आकृति के मैदान में एक पोल सिचुएटेड खंभा खड़ा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कॉर्नर टू द टॉप ऑफ पोल आर इक्वल। ओके, और एलिवेशन एंगल जो है फ्रॉम द कॉर्नर कोनों से इस पोल के टॉप के इक्वल है। देन द पोल सिचुएटेड ऑन विच ट्रायंगल फील्ड, एक खंभा किस पॉइंट पर खड़ा होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे सवाल समझ में, इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। हालांकि सवाल समझाने वाला नहीं है, आप इसको कॉमन सेंस से खुद ही सोच के कर सकते हो। आपके पास जैसे स्केलेन ट्रायंगल फील्ड है ना, ये आपके पास ट्रायंगल फील्ड है मेरे दोस्तों ए बी सी। अब यहाँ बीच में कोई पॉइंट है मेरे दोस्तों ओ सपोज, यहाँ पे इस पॉइंट पे खंभा खड़ा है, खंभा पोल खंभा इस पॉइंट पे, इस खंभे के टॉप का तीनों कॉर्नर से ए बी और सी से देख रहे हैं तो एंगल सेम आ रहा है, एलिवेशन एंगल सेम बन रहा है। एलिवेशन एंगल बनेगा कैसे? जैसे पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, सपोज पॉइंट पे जो खंभा खड़ा है उसकी हाइट h, तो मैं बी पॉइंट से देखता हूं मेरे दोस्तों, सपोज बी पॉइंट से, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल? आप बोलोगे हां जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? भाई आप आंख बंद करो, आंख एक खेत इमेजिन करो, ये त्रिभुजाकार स्केलेन ट्रायंगल, बीच में खंभा खड़ा करो, सवाल पढ़ो, फिर खंभे का जो टॉप है ना उस टॉप का एलिवेशन एंगल है, पेज पे बन सकता है, 3D बनेगा डायग्राम। खंभे के टॉप पे तीनों कॉर्नर से एलिवेशन एंगल, ये वाला एंगल सेम है, ये तीनों से थीटा बन रहा है। अब इसी तरीके से जैसे पॉइंट ओ है मेरे पॉइंट 2, पॉइंट पे खंभा खड़ा है, साइड का मैं वर्टेक्स ए से देखता हूं, ए से, तो वर्टेक्स ए से भी एलिवेशन एंगल थीटा बन रहा है। मेरे दोस्तों जब एलिवेशन एंगल थीटा सेम है तो tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा मतलब जब थीटा बराबर है तो tan भी बराबर होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, हालांकि tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार बराबर होना चाहिए ना। जब थीटा सेम है तो लंब से आधार का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि जो लंबाई h तो सेम है, जो लंबाई OB की होगी वही लंबाई OA की होगी, होगी कि नहीं? यानी कि जो लेंथ OB की है वही लेंथ OA की होगी, वैसी ही लेंथ आपकी OC की होगी, तभी इक्वल एंगल बन पाएगा। तभी इक्वल एंगल बन पाएगा मेरे दोस्तों, दोनों एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, समान समझ जाएंगे हमें। तो यानी कि इस पॉइंट O की तीनों इस खंभे के बेस की तीनों कॉर्नर से पूरी बराबर है, तो खंभा कौन से पॉइंट पे खड़ा है? सर्कम सेंटर पे खड़ा है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। जो दिमाग में डायग्राम नहीं बना सकते, खंभा खड़ा नहीं कर सकते खेत में, स्किप कर दें। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 करो बच्चों। जी आशीष, एक ट्रायंगल PQR का सर्कम सेंटर O है, यदि एंगल QPR 55 डिग्री है, एंगल QR भी 75 डिग्री है, तो आपसे क्या पूछा बच्चों? एंगल OPR पूछा है। तो प्यारे भाई आपके सामने ट्रायंगल है स्टूडेंट्स PQR, इतना बड़ा PQR, और इसका जो सर्कम सेंटर है बच्चों O है। सवाल के अकॉर्डिंग एंगल QPR ये जो एंगल बच्चों 55 डिग्री का है, और एंगल QR ये जो एंगल है बच्चों QR 75 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा बच्चों? OPR, ये एंगल आपसे पूछा है, एंगल OPR, ये एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल बता दीजिए, एंगल कितने डिग्री का होगा? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, ये O का सर्कम सेंटर 55 डिग्री का, 75 डिग्री का, आपसे एंगल पूछा। सुनना, अगर ये 55 है 75 तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एंगल कितने का होगा? तो आपका जवाब होगा 7 5 12 130, तो एंगल 50 डिग्री का होगा। भाई साहब अगर एंगल 50 डिग्री है तो सर्कम सेंटर पे एंगल कितने का बनेगा? सर्कम सेंटर पे एंगल बनेगा 50 का दुगना 100 डिग्री का, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। 50 है तो सर्कम सेंटर पे डबल बनेगा 100। बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे मेरे भाई, कुछ भी करने लगेंगे। ये बात क्यों भूल जाते हो कि सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। जो लंबाई OP की है वही लंबाई OR की भी सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है, दोनों सर्कम रेडियस है बराबर। अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो बाकी बचा कितना? दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये 100 है, तो बाकी बचा 80, 80 बचा, दोनों आधा आधा होगा, 80 का 40 डिग्री का, एंगल 40 डिग्री का आएगा। ये सवाल का आंसर था बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, ठीक ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स, जल्दी से जवाब दो, क्या उत्तर है बना दो। आया? यदि ट्रायंगल डीएफ में ओ और आई क्रम से है, क्या है बच्चों? सर्कम सेंटर है और इन सेंटर है। यदि एंगल ई 124 है तो एंगल ई है। मैंने एंगल के कंसेप्ट लिखा हुए हैं। अगर सर्कम सेंटर पे ओ सर्कम सेंटर पे 124 बना है तो बच्चों ई और वर्टेक्स पे कितना बनता होगा? 124 का आधा 62 है भाई। सर्कम सेंटर बनेगा वर्टेक्स बनेगा डबल होता है, तो 62 डिग्री हुआ कि नहीं? ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी तो मेरे प्यारे भाई अगर ये 62 तो इन सेंटर पे कितना होगा? 90 डिग्री प्लस 62 बटे 2, 62 बटे 31, तो 90 डिग्री प्लस 31 121 डिग्री। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सी बात थी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल नंबर है 4 आपके सामने, जवाब देंगे। यस करो मेरे दोस्तों। जैसे मेरे आपके सामने सवाल है कि ट्रायंगल PQR का सर्कम सेंटर O है जिसमें एंगल P 56 डिग्री का है। तो आपके सामने बच्चों ट्रायंगल PQR है, इसमें बोला है कि एंगल P जो है बच्चों 56 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एंगल इसका सर्कम सेंटर, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मेरे प्यारे भाई ये एंगल O है, तो एंगल OQR और एंगल OR2 के जो बाइसेक्टर पर मिलते हैं, तो आपने ये मिलाया भाई, तो इसको मिला दिया। तो एंगल OQR का बाइसेक्टर इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, और एंगल OR2 इसका जो बाइसेक्टर है वो कहां पर मिलते हैं? ये पॉइंट M पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा एंगल QMR का मान क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? बच्चों जवाब दो, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या आप नहीं कर सकते दोस्तों? कर लोगे कि नहीं? अगर 56 डिग्री है तो सर्कम सेंटर O ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर पर एंगल होगा 56 डिग्री का दुगना। अब अगर ध्यान से देखो ये एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल OQR, ट्रायंगल OQR के लिए मेरे भाई ये इन सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? जहां पे गलत कर दिया, जहां पे दो एंगल बाइसेक्टर दूसरे काट में सेंटर होता है, इन सेंटर पर एंगल 90 प्लस थीटा बटे 2, 90 प्लस इस एंगल का आधा करेंगे 2 56 56, तो 90 प्लस 56 146 डिग्री। सवाल का आंसर आएगा। ठीक है सभी बच्चे समझ पाए, आसान सी बात है। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने 5, ये पहले एंगल वाली बातें होंगी। पढ़िए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सवाल को सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे, है ना? मिक्स कर देंगे कंसेप्ट को। और ये जो सवाल है ये प्री के पेपर का पूछा हुआ है, वो आप पर डिपेंड करता है विशाल। एक ट्रायंगल ABC जिसका सर्कल, एक ट्रायंगल ABC सर्कल के अंदर डिस्क्राइब है।
सर्कल का सेंटर है ए को आगे बढ़ाया जाता है तो सर्कल को पॉइंट ए पर मिलता है। यदि एंगल बी 80 है, एंगल सी 64 है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी जो है बीसी पे लंब है, तो आपसे पूछा एंगल डीए कितना होगा। ओके, सर ने सवाल में पूछा ही नहीं, सवाल में कुछ है थोड़ा कि टाइम दिया जाए, कोई कठिन बात थोड़ा है। और यार एंगल आसान है, ये बताइए जैसे ये समझने वाला सवाल, एक ट्रायंगल एबीसी को सर्कल के अंदर स्क्वायर, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बी 80 है, सी 64 है, तो ट्रायंगल इस प्रकार से होगा, बी बड़ा लेना है, सी छोटा लेना है। ये मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का है, जबकि ये वाला जो एंगल सी है ये आपका 64 डिग्री का है। अब यहाँ पे बोला है मेरे दोस्तों, इस ट्रायंगल का जो ये सर्कम सर्कल का सेंटर है, ये जो ट्रायंगल एबीसी सर्कल के अंदर सर्कल का सेंटर होगा, तो बेसिकली ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर है। क्लियर है, सर्कल में क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, वेरी गुड। तो ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर हो गया ना, आप बोलोगे जी सर, बोला एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, जो लाइन एडी है ये बीसी पे मेरे दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबा है। यहाँ पे एडी जो है मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर है। अब बोला ए को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है कि वो सर्कल को के पर मिलते हैं मेरे दोस्तों, इसको ना थोड़ा सा एक सेकंड, ये पॉइंट है आपका, ये ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर है, ए को हम आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चों मैंने आपसे ए को आगे बढ़ाया इस प्रकार से, आगे बढ़ाने पे सर्कल को के मिलता है। आपसे पूछा एंगल डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जितने बनाने सभी लोगों ने आप करो, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब देंगे भाई। देखो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो। पहली बात तो 90 है, 80 है, ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री का बचा। अभी अगर मैं आपसे कहूं ये एडी राइट एंगल ट्रायंगल 90 80 एंगल कितना बचा, 10 डिग्री का, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सर्कम सेंटर यूज हो रहा है, तो सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी तो लगेगी, सर्कम सेंटर बनाएंगे जो है वर्टेक्स बनेगा दूंगा। अगर मैं उसे भी को मिला दूं मेरे दोस्तों, जो लंबाई ओ की है वही लंबाई ओ की है, अगर एंगल 64 डिग्री है तो सर्कम सेंटर कितना बनेगा मेरे प्यारे, तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल 28 डिग्री डबल। अगर एंगल 64 है तो सर्कम सेंटर बनेगा 28 डिग्री। ध्यान सुनिए मेरे प्यारे, ट्रायंगल ओ ए बी को देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी को बच्चों कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर, अगर 128 128 डिग्री, तो बाकी सब कितना बचा, 52 डिग्री बचा, तो 52 का आधा कितना होगा 26, तो बाकी आधा आधा हो जाएगा 26 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, यानी ये वाला एंगल बोलो, चाहे ये वाला एंगल बोलो, आप बोलेगा 26 डिग्री, ये वाला एंगल 26 डिग्री का मेरे प्यारे, 26 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा एंगल डी ए क्या होगा, जवाब दो बच्चों, तो ये पूरा एंगल यहाँ से आता है 26 से 10 है, तो जो बीच में कटा ये कितना होगा, ये डी ए के मेरे दोस्तों, ये एंगल डी ए आपको निकालना है यहाँ पर, ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 26 कितना 10 है, ठीक है, 26 डिग्री में से 10 डिग्री आप घटा देंगे, 16 डिग्री सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन, 26 डिग्री में से 10 डिग्री घटा देंगे 16। रवि कह रहे हैं बी माइनस सी बटे 2 नहीं होगा, नहीं रवि, रवि बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हो, घर पे जाकर बेकार आदमी हो, कौन सी चीज कहां लगती है वो तो सोचा करो। उतना होता है जब सेम वर्टेक्स सेंटीमीटर सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, नहीं 52 का आधा तो 26 होता है, ठीक है। अच्छा सवाल था, डिटेल में आपको समझाया 64 टोटल 128, सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है बेटा, वो सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का। पिछले लेक्चर देख जाके ना, 2 दिन में सब भूल गए तुम क्या पढ़ाया क्या नहीं। अगला सवाल करिए दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 6, जवाब दो, क्या आंसर है इस सवाल का, बना दीजिए सभी लोग। नहीं रोहित, ये जो सवाल आपके सामने आ रहा है जिसको बिना देखे उड़ा पा रहे हो, इसलिए मैंने बहुत सीक्वेंस से पढ़ाया इसका आंसर। ये 2017 के मेंस का पूछा सवाल है, मेंस में आते हैं। देखिए चित्र में OX, OY और OZ तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समझा जाएगा, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पर मिले हैं, तो O इस ट्रायंगल PQR का सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर। तो O यहाँ पे ट्रायंगल जो है सर्कम सेंटर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे बोली है एंगल QPR 65, ये वाला एंगल 65 डिग्री का है, एंगल PQR 60, एंगल 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल QOR, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं ना, ये तो मैंने देख समझ लिया कि ट्रायंगल का मेरे दोस्तों क्या है, सर्कम सेंटर है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों मुझे यहाँ से पूछा क्या है, मुझे यहाँ से पूछा एंगल QOR ये वाला एंगल QR क्या होगा, 65 का डबल होगा, 130 सर्कम सेंटर डबल बनता है, और एंगल POR कितना मेरे दोस्तों ये वाला 60 का 120, इन दोनों का सम 250 आ गया, 250। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, सवाल नंबर आपके सामने 7। ये बताइए बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा। देखिए चित्र में O ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर है, आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया गया स्टूडेंट ABC, ये ABC में O ट्रायंगल का सर्कम सेंटर तरीके लिए O सर्कम सेंटर है, BC बराबर DC, BC जो है वो DC के बराबर है, दोनों साइड बराबर BC BC, और ये एंगल 20 डिग्री 20 डिग्री का है। आपसे पूछा थीटा का मान क्या होगा बच्चों, थीटा का मान जवाब दीजिए क्या होगा, करेंगे। आप जानते हैं अगर O ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा, अगर मैं उसे A को मिलाऊं, ये क्यों मिला रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों में यही दिया हुआ है, जो OB की लेंथ है वही OA की लेंथ होगी। अगर 20 डिग्री तो ये वाला एंगल 20 डिग्री का होगा, दो साइड बराबर एंगल, अब 20 40 एंगल कितना 140 डिग्री का 40 डिग्री आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर साइड AB द्वारा सर्कम सेंटर 140 है तो वर्टेक्स कितना होगा, 140 12 70 डिग्री 70 डिग्री का 70 डिग्री, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया ना। मैं ट्रायंगल BDC को देखो, ट्रायंगल BDC उसमें दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, आप बोलोगे आंसर दो एंगल बराबर होंगे, 70 है तो बचा 110, 110 का आधा कितना आ जाएगा, ये 55 110 का आधा 55 डिग्री एंगल हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये सवाल का आंसर है ए, यहाँ पर करेक्ट है 55 डिग्री, ठीक है राजेंद्र। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को पूर्ण विराम देते हैं, बाकी हम कल करेंगे, बाय।